मैंने ये रूम में रखवाया था बुक्स अपनी। कौन से? बुक्स ना, बुक्स जी। बुक्स और बैग। जी जी। लैपटॉप जब वहाँ पहुँच गया ना, जी। वो उन बुक्स में ना इंट्रो की वो वाली बुक है जिसमें एक्रूवल प्रीपेमेंट है, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 वो मुझे ला दोगे इसी क्लास में, ताकि मैं इससे निकलते हुए साथ लेता जाऊँ, उसको ज़रा देखनी है। ये आपके ठीक। पास है जो? हाँ, ये तो आई थिंक पढ़े थे, पढ़े मैं भी आ सबको दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चों ने नोट्स को डिस्क्लोजर्स के अलावा रीड किया? कि पिछली क्लास में भी यही हाल था, संडे गुजार के आए हैं आप लोग, इसलिए ये दोबारा होमवर्क है। और ये होमवर्क प्लीज़ आज लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि कल IS-20 स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये रहता रह जाएगा। बात सुन लें प्लीज़, आपस में बातें मत करें इस वक्त। ये रहता रह जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डिस्क्लोजर्स मैंने नहीं, आज भी नहीं छेड़े। डिस्क्लोजर्स में कुछ नहीं है, बिल्कुल IS-16 जैसे हैं, पर मैं अभी उस तरफ आपका ध्यान लेकर ही नहीं गया। बाकी डिस्क्लोजर्स के अलावा छोटी छोटी बातें वैसे भी मैं अभी आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, जो छोटी मोटी बातें इसमें रहती भी हैं। फिर भी आपने उसको इंश्योर करना है कि उसमें कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो डिस्क्लोजर से पहले वाला जो आपने एक दफ़ा पढ़ के ना समझ लिया हो। कभी भी ऐसा होता है, हमने बात की भी होती है लेकिन वहाँ पे मुश्किल अंग्रेज़ी लिखी होती है, समझ नहीं आ रही होती, तो आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, 3 और 4 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए थे? ये भी वही 4-5 लोग हैं। पता नहीं संडे पे क्या करते रहे आप लोग। ठीक है, थक बहुत गए थे। अच्छा, मैंने प्लीज़ डिस्कस नहीं किए क्वेश्चंस, ये मैं बात करता रहा हूँ। जो पेंडिंग चीज़ें थी इसमें, उसके ऊपर बात की है मैंने। और ट्रांसफ़र के क्वेश्चंस जो आपको मिले हैं उनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल करवाया था, बाकी 2 होमवर्क में दिए हैं। दिल तो कर रहा था कि तीनों करवा दूं, 5-5 मिनट के सवाल हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी तरफ से एफ़र्ट हो जाए। ट्रांसफ़र भी हमने ज़बानी कलामी डिस्कस कर लिया था, लेकिन अकाउंटेंट्स है ना, जब तक फिगर्स सामने नहीं आती, न्यूमेरिकल नहीं आता, कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, ये 3 क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक मैंने करवा दिया था पिछली क्लास में, बाकी 2 होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो काइंडली ये होमवर्क इंश्योर कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस और ये 2 क्वेश्चंस तो लाजमी है, चेक करूँगा। सफ़ायर वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगा, कल होपफुली शेयर कर लूँगा। मैंने होमवर्क कम करने के लिए, लिखे तीनों हुए थे, लेकिन होमवर्क कम करने के लिए फिर मैंने एक क्वेश्चन उसमें से कम कर दिया था, ताकि आपका होमवर्क 1 घंटे के अंदर अंदर ही रहे। तो ये रीडिंग आपको 20 मिनट में मैक्सिमम आपकी हो जाएगी। और ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये भी चलें 1 घंटा ले लें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 10 मिनट में एक सवाल हो जाना चाहिए, तो अगर 15-15 मिनट भी लगाएं तो ये 1 से 1.5 घंटे के दरमियान ही है होमवर्क। एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए कम कर दिया था। तो कल मैं इस होमवर्क को चेक करूँगा क्लास के अंदर, और फिर आप लोग 1.5 घंटा खड़े रहेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप, और क्लास में ना आके नुकसान क्या होगा, कल गवर्नमेंट ग्रांट शुरू होगा। और आपको पता है पहले दिन वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेक्चर जिसने छोड़ा होता, ये छोटे छोटे तो स्टैंडर्ड्स हैं दोनों, इनमें तो सारी बेस बन ही पहले दिन जाती है। तो पहले दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसने छोड़ा था उसको तो फिर शायद बाद में समझ ही ना आ रही हो कि हो क्या रहा है। ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट का पहला लेक्चर जो छोड़ देगा उसको तो सब मेन थीम तो सारा बता दूंगा, फिर तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगले दिनों के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कल आइए भी लाजमी, प्लस ये भी कोशिश कीजिएगा कि होमवर्क करके आइए, वरना ऐसे खड़े होकर पढ़ने में काफ़ी मुशक्क़त होती है। ओके, अच्छा जी, आपने सारी अंग्रेज़ी पढ़नी है। मैं उसमें से, भाई इधर भाई, मैं बताता हूँ फिर लिख लेना। ठीक है, ओके, आपने सारी अंग्रेज़ी तो पढ़नी ही है, उसमें भी मैं अब कुछ एरियाज़ के ऊपर फोकस करता जाऊँगा, फिर उसको यहाँ से पढ़ाता भी जाऊँगा। एक बात, एक प्रॉब्लम जो सामने आई वो क्या आई, अगर तो कोई प्रॉपर्टी
आपने रखी हुई है फॉर सेल पर्पस, ठीक है, वो तो इन्वेंट्री में चला गया, वो तो साइड पे हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको पार्टली यूज़ करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, पार्टली यूज़ करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये आपने एक प्लाज़ा बनाया था, ठीक है जी। इस प्लाज़ा में आपने अज्यूमिंग पहले 2 फ्लोर्स अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए और बाकी सारे किराए पे चढ़ा दिए। अब क्वेश्चन ये आया कि इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहें या इसको ओन्ड प्रॉपर्टी यानी IAS 16 वाला यूज़ वाला कहें, क्योंकि हम यूज़ भी कर रहे हैं और हमने इसको फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन भी रखा हुआ। क्वेश्चन आया ना जहन में, तो स्टैंडर्ड से पूछा तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई देखो, अगर तो ये पार्ट्स में ओनरशिप, मतलब कुछ पार्ट आप यूज़ कर रहे हो, कुछ पार्ट को आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो पहला सवाल तो ये पूछो खुद से कि क्या ये पार्ट्स सेपरेटली बिक सकते हैं। होता है ना कि इस प्लाजा के अंदर ही ये 2 फ्लोर हम बेच सकें, अगर सेपरेटली बिक जाएं और बाकी का प्लाजा बिल्कुल वैसे ही रहे, ये पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। मैंने कहा कि अगर तो आप सेपरेटली इन पार्ट्स को बेच सकते हैं तो नो इशू, ये सेपरेटली बिक सकते हैं तो मतलब ये सेपरेट ही हैं, आप इनको सेपरेटली ही रखो। जो हिस्सा ओन कर रहे, ये जो हिस्सा यूज़ कर रहे हो उस पे IAS 16 लगाते रहो और जो हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखा हुआ है उसको IAS 40 में ले जाओ। मिसाल के तौर पे सारे की कॉस्ट है 100 रुपया, ठीक है, और हमने कहा कि जी ये हम बेच सकते हैं सेपरेटली, तो फिर बेच सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे 40% जो है वो हम यूज़ कर रहे थे और 60% हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रखे हुए थे, तो 100 का 40%, 40 को आप PPE में ले जाओ और 60 को आप ले जाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, सही है ना। बाकी सारी बातें तो जहन में है ना। IAS 16 का अपना मॉडल्स हैं 2, पहले इनिशियल पे कॉस्ट पे रखता है, सब्सिक्वेंटली वो कॉस्ट या रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाता है, और IAS 40 के पास भी 2 मॉडल्स हैं, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे और सब्सिक्वेंटली वो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल पे जाता है, ठीक है। वो सारी बातें तो फिर वैसे ही हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर एक प्रॉपर्टी पार्टली ऑक्यूपाइड फॉर यूज है और पार्टली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज है, तो अगर तो ये प्रॉपर्टी, ये जो पार्ट्स हैं ये सेपरेटली बिक सकते हैं तो फिर आप इनको सेपरेट ही रखो, तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेपरेटली सेल ना हो सके। अब यहाँ पे मसला आया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ने सिर्फ इतनी सी बात की हुई है, जो सुन लें पहले। स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि अगर जॉइंटली लेकर चल रहे हो, एक कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखा हुआ है, कुछ को आपने ओनर ऑक्यूपाइड रखा हुआ है, यानी यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ उस सूरत में बना सकते हो अगर आप यूज़ के लिए बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पोर्शन रखा हुआ है आपने। मिसाल के तौर पे ये सारे प्लाजा में यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस आपने अपने लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब पूरा प्लाजा है, उस पूरे प्लाजे में सिर्फ रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन की बेस पे रखा हुआ है। बीच में 1-2 दफ्तर 10वें फ्लोर के ऊपर भी आपने, जो 10वें फ्लोर पे जो 10, 15, 20 ऑफिस थे उनमें से भी आपने 1-2 ऑफिस रखे हुए हैं, तो ये तो 100 में से कोई शायद 2-3% भी नहीं बन रहा। तो अगर तो ये सिचुएशन है कि आपने जो यूज में रखा हुआ है वो सिर्फ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, स्मॉल सा पोर्शन है, तो फिर इसको इग्नोर कर दो कि ये यूज कर रहे हो। इस सारी प्रॉपर्टी पे क्या लगा दो, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप कहोगे इग्नोर करने का मतलब क्या है भाई, वही कह रहे हैं ना, अलग कर जो नहीं सकते, ये दफ्तर अलग बिक नहीं सकता, तो ये सेपरेट तो नहीं है, ये इसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो स्टैंडर्ड कहता है IAS 40 लगा दो अगर यूज सिर्फ इनसिग्निफिकेंट स्मॉल पोर्शन कर रहे हो। क्या मतलब, सारे के सारे 100 को ले जाओ फेयर वैल्यू मॉडल पे, अगर सारे के सारे 100 को ले जाओ उठा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वहां पे वो जो कह रहा है वो करते रहो। अगर फेयर वैल्यू लगानी है तो इस सारे 100 को उठाकर 110-15 पे जब ले जाओगे तो उस एक ऑफिस को भी जाहिर सी बात है फेयर वैल्यू पे वो जा रहा होगा, जाता रहे, क्योंकि ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है। इतनी बात करके स्टैंडर्ड खामोश हो गया। देखें, पहली बात तो मैंने ये की कि पार्टली
यूज पार्टली इन्वेस्टमेंट है, तो पहला उसने क्या कहा, अगर सेपरेटली बिक सकते हैं तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, इनको रखिए अलग लो। लड़ाई कहां पड़ गई, लहदा बिक भी नहीं सकते और दोनों तरह का इस्तेमाल भी है, यूज भी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है। अब क्या करें, तो स्टैंडर्ड ने सिर्फ यहां पे बात करके खत्म कर दी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाइज ओनली इफ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरी बात उसने नहीं की, वो क्या है कि अगर इनसिग्निफिकेंट ना हो, सिग्निफिकेंट पोर्शन हो, तो फिर क्या करें। यहाँ पे स्टैंडर्ड खामोश था, तो फिर यहाँ पे कॉमन सेंस यूज की कि वो कह रहा है इनसिग्निफिकेंट हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगाओ, और अगर इनसिग्निफिकेंट नहीं है तो वो चुप है, तो फिर क्या करेंगे, अलग कर नहीं सकते, तो फिर जाहिर सी बात है हम पीपीई लगाएंगे। ठीक है, ये बात आपके सामने ट्री की शक्ल में आपको नजर आ रही होगी, जरा पढ़िएगा, कैमरा भी ट्री पे जरा लेके जाइएगा जी काइंडली जी। पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, मैंने आपसे ये अर्ज किया कि ये स्टैंडर्ड जो है, ये जिसको हम कह रहे थे ना IAS 16 वाला ऑर्डिनरी कोर्स में यूज वाला एसेट, ठीक है, उसको ये स्टैंडर्ड नाम देता है ओनर ऑक्यूपाइड। ठीक है, अक्सर जगह पे आप अगर पढ़ के आते थेरी तो आपको पता लगता है ना कि वो ओनर ऑक्यूपाइड कहता है इसको, जिसको हम कह रहे थे ऑर्डिनरी कोर्स में यूज पीपीई लगाओ, स्टैंडर्ड कहता है ये ओनर ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का मतलब आप कुछ यूज कर रहे हैं, तो बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, IAS 40 चल रहा है ना। अब अगर पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है तो स्टैंडर्ड क्या कॉन्सेप्ट देता है, स्टैंडर्ड कहता है इफ ईच पार्ट कैन बी सोल्ड सेपरेटली, तो क्या करो, ट्रीट ईच पार्ट सेपरेटली अंडर IAS 16 और IAS 40 एज एप्लीकेबल। जितना हिस्सा बनता है उसका ले जाओ, हो सकता है इसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हो, इसको डेप्रिशिएट करते रहो, इसको फेयर वैल्यू पे रखा हो, उसको हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे ले जाते रहो। ठीक है, पहले सुन लें फिर नोट कर लीजिएगा। दूसरी सूरत क्या है, इफ ईच पार्ट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, देन क्या करो, ये इधर वाली बात सिर्फ स्टैंडर्ड ने लिखी है, दूसरी मैंने वैसे आपके लिए लिख दी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इफ ओनली अ स्मॉल, मैंने स्मॉल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया इनसिग्निफिकेंट के लिए, स्टैंडर्ड ने क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, तो बहुत थोड़े से पोर्शन, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है कि ना होने के बराबर, तो ना होने के बराबर तो फिर यही बन रहा था कि 100 में से 1-2% भी ना बने, ना होने के बराबर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जिससे कोई फर्क ना पड़े, यूं कहना चाहिए। तो इफ ओनली अ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड फॉर बिजनेस, देन ट्रीट द प्रॉपर्टी अंडर IAS 40। क्या मतलब, सारी ही प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट कह लो, वो भी बीच में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लो। यहां पे स्टैंडर्ड ने बात खत्म कर दी। अगली बात फिर हमने खुद वहां से ही अज्यूम किया, वो क्या, इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड फॉर बिजनेस। यूज फॉर बिजनेस का मतलब क्या है पता है ना, ओनर ऑक्यूपाइड, जिसको स्टैंडर्ड कहता है। इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड फॉर बिजनेस, देन ट्रीट द प्रॉपर्टी अंडर IAS 16। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, यहां पे उसने क्या लिखा हुआ था, उसके बाद आप वो नोट कर लीजिएगा, वो इजी लगेगा आपको जरा ट्री की फॉर्म में। तो पढ़ते हैं पेज 778। कितने बच्चों के पास आज भी बुक नहीं है, खैर से, हाँ चलो, अब कल तक तो कर लेना, अब गवर्नमेंट ग्रांट भी यहीं पे ही है, कल वो शुरू कर देंगे। शायद कल गवर्नमेंट ग्रांट बुक से शायद ही कुछ पढ़ना हो, लेकिन हो सकता है कोई एग्जाम्पल वहां से करवा दूं मैं। बहरहाल पहले वाली 3-4-5 हेडिंग्स जो हैं, वो तीन ही हेडिंग नजर आ रही हैं, वो पढ़नी है। ये सारे रीडिंग के अंदर ये भी रीडिंग दोबारा आएगी, लेकिन मैं सिर्फ वो पोर्शन पढ़ा रहा हूं जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया हुआ था। ठीक है, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, दरमियान में एक हेडिंग आ रही है पेज 778 पे, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। सबसे पहला सफ़ा है नोट्स का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, चैप्टर ओपन करें, नोट्स में सबसे पहला सफ़ा पेज 778, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स। मिला है सबको? पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। अब ये सिर्फ पढ़ना है, ये समझ चुके हैं हम सारा। ठीक है, अब इसको पढ़ना है, फिर जब उधर देखेंगे तो वही बात वहां पर ट्री की फॉर्म में लिखी हुई है। An entity may use part of a property for production or supply of goods or services or for admin purpose। ब्रैकेट में से लिखा ओनर ऑक्यूपाइड, आप अंडरलाइन करके लिख लो IAS 16 वाले PPE। ठीक है, आपको याद है पहले दिन जब मैंने यहां पे कहा था फॉर ऑर्डिनरी पर्पज इज फॉर यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स, फॉर यूज इन बिजनेस। उसके नीचे मैंने एक प्लॉट लिया था, फिर उसके ऊपर एक फैक्ट्री लगा के दरमियान में एक प्लांट लगाया था, मैंने कहा था ये देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही। ठीक है, फिर राइस की बिल्डिंग एग्जांपल दी थी कि यहाँ प्रोडक्शन तो नहीं होती लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है। ठीक है, बहरहाल चलें, प्रोडक्शन और सप्लाई। ठीक है, प्रोडक्शन और सप्लाई, साथ एक सेल ऑफिस भी बना लिया था। ठीक है, और साथ ही एक बिल्डिंग बनाई थी जिसपे लिखा था हेड ऑफिस और कहा था फॉर एडमिन पर्पज।
तो ये वही लंबी बात लिखी हुई है एंड पे ब्रैकेट में, उसने भी वही शॉर्टकट यूज कर लिया जो हमने कह लिया था, इस पे पीपीई लगा दो IS 16, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एन एंटिटी मे यूज पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग एज पीपीई। अब मैं सारी बात नहीं पढ़ रहा, वही लिखा हुआ था, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिन पर्पज, वही लिखा हुआ है ना। तो अब इतनी सी बात ही पढ़नी है इस जुमले में, क्या, एन एंटिटी मे यूज पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग एज पीपीई एंड hold another part of the same property as investment property। आगे वही लिखा हुआ है, to earn rental or for capital appreciation। तो वो बात क्यों पढ़े वो हमें पता है, ठीक है। तो ये जुमला कैसे बन गया, an entity may use part of a building as PPE and hold another part of the same property as investment property। प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई की। आगे कहता है रूल्स क्या हैं फॉर पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, कहता है द टू पार्ट्स आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। ये मैंने अकाउंटेड फॉर के आसान लफ्ज लिख दिया था, ट्रीट, ठीक है ना। मैंने कहा अकाउंट फॉर लिखूंगा बच्चे से परेशान होंगे उस वक्त, ठीक है, फिर बाद में पढ़ा दिया था, ठीक है। अकाउंट फॉर ट्रीट करो, यानी डबल एंट्री जो करनी है, जो अकाउंटिंग करनी है वो किसके तहत करो, ये लिख रहा है। द टू पार्ट्स आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। अब सेपरेट करना है तो वो दो ही बात की है उसने, दो की ही बात की है, एक या पीपीई था या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था। तो अकाउंट फॉर सेपरेटली का मतलब जो अलग हो सकते हैं तो अलग अलग, IS 40 अलग, ठीक है। तो द टू पार्ट्स आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इफ दे कुड बी सोल्ड सेपरेटली, ब्रैकेट अभी ना पढ़ो, इफ दे कुड बी सोल्ड सेपरेटली। और आगे कहता है इफ अबव इज नॉट द केस, यानी if these cannot be sold separately, ये कहना चाह रहा है वो। if above is not the case, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in production or supply of goods or for admin purposes, ठीक है। तो वो आसान अल्फाज में कह दिया मैंने आपको, if only insignificant portion is used for business, ठीक है। तो फिर क्या करो, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और यहां से आगे बस चुप कर गया। तो दूसरी बात फिर मैंने आपकी लिख दी, अगर वो कह रहा है कि इनसिग्निफिकेंट हो, सिर्फ वो कह रहा है द प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इफ, सिर्फ एक ही सूरत है जब यूज वाला पोर्शन बहुत इनसिग्निफिकेंट हो। तो फिर इसके अलावा तो दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि इनसिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर जब नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी तो है, उसको पीपीई में रख लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें। आप सिर्फ वो नोट करें, अभी ये ना देखें, समझा देता हूँ, फिर पहले आपके लिए लिख रहा हूँ बस। सेकंड कॉन्सेप्ट आज का है वो, आप वो ना देखें, आप फर्स्ट को नोट करें बस।
अच्छा जी, वो छोटी सी ब्रैकेट पीछे रह गई है, चलो वो जहाँ पे लीज का लफ्ज़ लिखा हुआ था बताना, उस पर कुछ लिखवाना है। फिलहाल अब ये बात शुरू करते हैं। अच्छा जी, आपके साथ एक बात हुई थी, बाकी अब आप आगे फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। अब इससे आगे जैसे ये मैंने आपको रूल्स बता दी, उससे आगे वाली बातें सारी हमने डिस्कस की हुई हैं। आप घर पे पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। ये सारी बातें करते 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 हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की हेडिंग पे पहुंचे, पेज 779। हाँ पढ़ लिया है, बट इसमें थोड़ी सी बात ज़रा लग रहा था मुझे कि इतनी मज़े की नहीं हुई हफ्ते वाले दिन, तो थोड़ी मेरी तसल्ली हो जाएगी, आपकी तसल्ली है भी तो खैर है यार, सुन लो एक बार। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कहते हैं आफ्टर इनिशियल recognition an entity may choose as its accounting policy cost model और फेयर वैल्यू मॉडल। आगे उसने कहा विच इज डिफरेंट, ये बात तो हमने पहले ही दिन कर ली सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अगली लाइन क्या है, द चोजन मॉडल विल बी अप्लाइड टू ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। अगली बात, ये थोड़ा सा इंग्लिश भी शायद थोड़ी सी मिस हुई है, बहरहाल द चोजन से ब्रैकेट लगाएं और प्रेजेंटेशन तक क्लोज कर दें। ये बात बता देता हूं, वैसे आपके स्कोप से बाहर की बात है, फिलहाल जो मतलब की बात है वो तो कर लें। क्या कह रहे हैं जी, कि जो चोजन मॉडल हो, अगर कॉस्ट मॉडल है तो सबके सब कॉस्ट पे हों, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो सबकी सब प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे हों, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि आपके पास अगर 10 प्रॉपर्टीज पड़ी हैं तो आप उनमें से एक को कॉस्ट पे रहने दें और बाकी सबको 9 पे रख लें, या 5 को कॉस्ट पे 5 को फेयर वैल्यू पे, जहां लॉस आ रहा है उसको कॉस्ट पे रखे जहां गेन आना है वहां पे फेयर वैल्यू मॉडल कर लें। उन्होंने कहा ये काम नहीं चलेगा। अगर फेयर वैल्यू मॉडल तो फिर 10 की 10 फेयर वैल्यू पर लेकर जाओ, और अगर कॉस्ट मॉडल तो फिर 10 की 10 कॉस्ट पे रखो। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। हो सकता था ना ये कि कहीं पे आपकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की कम हुई हो किसी वजह से, तो आपको नहीं एनू कॉस्ट ही पे रहने दो, और जहाँ पे फेयर वैल्यू बड़ी हो यार गेन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना है, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल में तो हम इम्पेयरमेंट जब तक ना करें तो वो तो राइट डाउन करते ही नहीं है, तो वो बस ठीक है पड़ा रहे यार, कौन प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉसेस दिखाने, प्रॉफिट कम हो जाएगा छोड़ो। तो सर ने कहा ऐसे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कॉस्ट मॉडल पे हो तो फिर सबको कॉस्ट मॉडल पे रखो, किसी पे गेन होगा तो किसी पे लॉस होगा। ऐसे ही फेयर वैल्यू मॉडल है तो सब पे अप्लाई करो, ताकि किसी पे गेन है किसी पे लॉस है, सब चीज़ों की पिक्चर ट्रू हो, जो मॉडल है वो सबके लिए हो, ठीक है। अब यहां से ये बात करते हुए मैंने आपको कहा था कि हमने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन किया था विक्टोरिया वाला, और उसमें चलो प्रॉपर्टी 1 तो वैसे ही IAS 16 में चली गई थी, प्रॉपर्टी 2 और 3 तो नहीं थी, वो तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट, वो जुमले भी आपको याद होंगे, फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, उन्होंने रखा ही किस लिए हुआ था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर। और उन्होंने टॉप पर ही ये बात की थी कि विक्टोरिया जहां तक हो सके पॉसिबल हो, ठीक है, वेयर एवर पॉसिबल का लफ्ज़ ही नहीं होना चाहिए था, बल्कि यूँ होना चाहिए था, असल सवाल तो यूँ होना चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड की अलहदा से गाइडेंस तो मौजूद ही थी। बहरहाल अगर मैं सवाल बनाता तो मैं आपको इस तरह से सवाल देता कि विक्टोरिया यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल, वेयर एवर पॉसिबल क्यों लिखते, वो तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम क्या कहते, विक्टोरिया यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और ये जाहिर सी बात है ऑल पे ही लगता है, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चन सामने आता, ये क्या बात है, प्रॉपर्टी 2 पे फेयर वैल्यू मॉडल लग रहा है, 3 पे नहीं लग रहा। तो वहां पे फिर हमने कहा था कि ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस फेयर वैल्यू कैन नॉट बी कॉरबोरेटेड। मैंने आसान अल्फाज में कह दिया था कि नहीं कैलकुलेट हो सकती, ठीक है, नहीं कैलकुलेट। एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल दी थी आपको कि 1905-6 की आपके पास कोई गाड़ी है तो शायद कबाड़िया 20,000 में भी ना खरीदे, और वही शौकीन आदमी आके नहीं ये तो एंटीक है 20 लाख में मुझे दे दो। ऐसी चीज की कहां से फेयर वैल्यू लाएं। ऐसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी ना सही, इमूवेबल की बात करें तो आपने एक प्लॉट
मिसाल के तौर पर सन 2000 के अंदर खरीदा गवादर में कि जी कभी यहाँ पे पोर्ट बनेगा तो इसके पैसे बढ़ जाएंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लेकिन अभी वहाँ पे जंगल है, बंदा जाते हुए डरता है, फेयर वैल्यू कौन लगाने जाएगा। ठीक है, अब 10 में से वो एक प्रॉपर्टी जो है, उस एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, बाकी 9 को भी कॉस्ट पे रख लें फिर? नहीं जी, वो इस एक की वजह से बाकी भी कॉस्ट में है। तो स्टैंडर्ड ने कहा था नहीं, इसकी इजाजत है क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। ठीक है, सही हो गया। ऐसे ही CWIP है। अब CWIP आप कहोगे वो तो वैसे IAS 16 में होता है। भाई IAS 16 में भी होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी होता है। अगर आपने एक बिल्डिंग बनाना शुरू की है, कल को उसमें हेड ऑफिस बनाना है, तो वो IAS 16 में शो करो। और अगर एक आपने बिल्डिंग बनानी शुरू की है, कल को वहां पे आपने किराए पे चढ़ानी है चीजें, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शो करो, वो उनके फुट नोट में, जैसे CWIP फुट नोट में नजर आता था, याद आ रहा है ना? ठीक है, वो तो अलग बात है। कहने का मकसद ये है कि CWIP है, कल को इसने इन्वेस्टमेंट बड़े होकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनना है। ठीक है, अभी जब CWIP है तो CWIP की तो कॉस्ट होती ही नहीं, ओ फेयर वैल्यू होती ही नहीं है, हमारे पास किस पे पड़ा होता है? कॉस्ट पे। ठीक है, तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, ये सब पे लगाना था, लेकिन चलो एक्सेप्शन दे देता हूं, किसी इन्वेस्टमेंट एन, एक दिन 2 भी हो सकती है, कोई आपने लिखा था एन, स्टैंडर्ड ने एन नहीं लिखा, तो आपके लिए आसान अल्फाज के अंदर बात लिखी हुई है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने मतलब कि 2 भी तो हो सकते हैं, गवादर में 2 प्लॉट भी तो हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल एक्सेप्ट किया, सब पे लगाना है, लेकिन अगर किसी की फेयर वैल्यू ना निकल सक रही हो तो उसको रख लो कॉस्ट पे, एट कॉस्ट मॉडल रख लो। ठीक है, ऐसे ही CWIP है, तो CWIP उसकी फेयर वैल्यू तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो उसको भी किस पे रख लो, वो तो होता ही कॉस्ट मॉडल पे। वो अलग बात है कि ये वाली कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिशिएट हो सकती है प्रॉपर्टी, लैंड ना कहो तो प्रॉपर्टी कहो तो डेप्रिशिएट हो सकती है, और ये CWIP तो डेप्रिशिएट भी नहीं होता, पता है ना, वो सारे रूल वैसे ही हैं। ठीक है, बहरहाल अगर लगाना है फेयर वैल्यू मॉडल तो सब पे लगाओ। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि किसी एक को कॉस्ट पे छोड़ो, लेकिन उसने फिर गुंजाइश दी अगर किसी की फेयर वैल्यू ना निकल रही हो तो उसको कॉस्ट पे रख लो, बाकी सबको फेयर वैल्यू पे रख सकते हो। एग्जांपल हमने की थी विक्टोरिया वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वहां पे तो 3 ही 2, ज्यादा होती तो ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल या CWIP है तो उसको किस पे रख लो, उसको किस पे रख लो, कॉस्ट पे। ठीक है, अब ये CWIP भी तो कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? ट्रांसफर पढ़ा था हमने कहा था CWIP से जब प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाना है, तो CWIP का तो कोई ऐसा मॉडल नहीं है, तो हम कॉस्ट पे उठाकर उसको ले आएंगे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, फिर उसी दिन उसको क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे, और उसके बाद फिर सोचेंगे इस पे कॉस्ट मॉडल लगाना है या साल के एंड पे फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है, उसका मतलब CWIP कॉस्ट मॉडल पे रह सकता है कब तक, जब तक उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन ना हो सके। ऐसे ही ये बिल्डिंग भी कॉस्ट पे रह सकती है तब तक जब तक इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन ना हो सके। जिस दिन इनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सके फिर इनको कॉस्ट मॉडल पे रखने की इजाजत नहीं रहेगी। कैसे? साल के तौर पे अब 2019 आ गया, CPEC का प्रोजेक्ट पहुंच गया गवादर, और उस प्लॉट के आसपास और प्लाजाज बन गए और सोसाइटियां बन गई, लोग आ गए, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, कुछ बिजनेस चलाओ शुरू हो गई। अब आपकी उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकल सकती है, तो क्या उसको अभी भी कॉस्ट पे रखोगे? बात समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसकी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाला सिनेरियो था, तो कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, लेकिन जिस दिन डिटरमिन कर सको उस दिन इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर जाओ। ऐसे ही CWIP है, उसकी तो फेयर वैल्यू होती नहीं है, लेकिन जिस दिन डिटरमिन कर सको, कब? व्हेन कंप्लीटेड, जिस दिन डिटरमिन कर सको उस दिन आप उसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाओ। तो इन दोनों के साथ मैं यूं लिख सकता हूं एक जनरल रूल, क्या कि व्हेन देयर फेयर वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड, जब इस काबिल हो जाएं ये प्रॉपर्टीज कि इनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सके, when their fair value can be determined, these properties shall also be treated under fair value model। उसकी वजह क्या है? हमने सेलेक्ट किया हुआ है फेयर वैल्यू मॉडल। अगर सेलेक्ट ही कॉस्ट मॉडल किया हुआ है तो फिर सारे ही पड़े रहे, ये भी पड़े रहे, तो सभी कॉस्ट पे हैं। ये डेप्रिशिएट नहीं होगा, ये डेप्रिशिएट भी होती रहेगी प्रॉपर्टी। और ठीक है ना, कुछ बात समझे हो? अच्छा, अब ये एक लाइन थी, उसके बाद अगले सफ़े के ऊपर 780 के ऊपर
ये जो एक्सेप्शंस इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? ये बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये लाइन इस तरह से लिखते ऊपर, इफ फेयर वैल्यू, अब सुन लें फिर लिख लीजिएगा ना, सुन लें फिर इसी के ऊपर कमी बेशी है तो पूरी कर लें, नहीं लगता कि इस पे कमी बेशी पूरी होती है तो ये दोबारा बना लीजिएगा। बहरहाल ये जो एक्सेप्शन दिखी है उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, इफ फेयर वैल्यू मॉडल इज सिलेक्टेड इट शैल बी अप्लाई टू ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। आगे एक्सेप्शन वो तो उसमें लिखी हुई थी, एक्सेप्शन क्या है, ये फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली ही तो एक्सेप्शन है। ये CWIP केस में भी यही था, और देख लो फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इसकी भी नहीं होती, तो एक्सेप्शन तो है ही यही, क्या, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यही तो एक्सेप्शन है कि इनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा जी अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी CWIP है तो इसको रखो एट कॉस्ट अंटिल इट इज कंप्लीटेड और फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कहा, नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो कौन सी है, कंप्लीट है, तो उसको कॉस्ट मॉडल पे कब रखना है, वेयर नो एक्टिव मार्केट, बात तो वही होगी। ठीक है, तो फिर इन दोनों को ही, इसको भी, ये इसने लिखा नहीं हुआ लेकिन इसको भी बारे में बता रहा हूं कि जब इसकी एक्टिव मार्केट मिले तो इसको भी फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है, तो इस तरह से बना लें, ज्यादा बेटर है। 2 मिनट ले लें जल्दी से। उसी में चेंजेस करनी है, बहुत अच्छी बात है, कर लें। ये दोबारा बनाना चाहें तो फिर ये बनाकर लिख दीजिएगा, रेफर रजिस्टर पेज नंबर फलां, पेज नंबरिंग भी करते होंगे मुझे पता है आप रजिस्टर्स पे। आपको सारा रजिस्टर्ड नंबर्ड है, सारा रजिस्टर नंबर्ड है, कोई है बच्चा ऐसा? एक नहीं, एक है, चलो आप लिख लेना, अपना रेफर पेज कर लेना। सर हम नहीं करते नंबरिंग वरना नजर लग जाएगी है, तुम लोगों को नहीं लगती नजर बेटा, तो शीशा देख के आया करो सुबह। नहीं मजाक कर रहा हूँ, शीशा देखते हुए तो सुन्नत दुआ पढ़ा करो, अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया, अच्छा बनाया, अल्लाह की तख्लीक है, इस पे मजाक नहीं, तो अगर किसी की दिल आजारी हुई हो माफ़ कर देना। बहरहाल शीशा देखकर भी सुन्नत दुआ मौजूद है, देखो और पढ़ लो, उस पर भी सवाब है। अब शीशा देखना भी सवाब है, तो तुम घंटों शीशे के आगे खड़े रहते हो तो दुआ पढ़ लिया। मुझे तो नहीं टाइम मिलता यार, ऐसे ना करो। कहते सर आप अपने बारे में कह रहे, मुश्किल से तो क्लास में पहुंचता हूँ। अक्सर पहली क्लास से बच्चे कह रहे होते हैं सर कहते कुछ लग गया, सर इधर कुछ कर लो, वेस्ट कोट पे कुछ ले, ड्राई क्लीनर से उठा के लाए और वहाँ पे वो लगा हुआ है पहन के आ गए। पहली क्लास में बच्चे ने कहा ओहो सर ये यार कर दे यार, सही कुछ नहीं, ऐसे कर चल ही रहे हैं हम भी यार, कुछ नहीं और गुजर ही जाएगा। ये तो होगा वाला फिर रह गया नहीं उसने तो, हाँ सेंड कर दे उन सारे ना करी जाना। मैं कहता हूँ ना तस्वीर खींच के भेज दो, अब कोई एक जिम्मेदारी ले लिया करे, उसी वक्त कम से कम 4-5 नंबरों से तस्वीर आ जाती है, तो जो मुझे बाद में ढूंढनी पड़े तो फिर मुझे वो मिल ही नहीं होती, मिक्स हो जाता है। अच्छा जी, उम्मीद है नोट हो गया होगा। चलें आगे बढ़ने से पहले वापस आए, जो 1-2 बातें रह गई, 1-2 बातें तो खैर, ये फाइनेंस लीज लिखा हुआ है, पहले सफ़े पे वापस आए। पहले सफ़े पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ था रूल्स फॉर पार्टली ऑक्यूपाइड में ना, और लीज्ड अंडर सेपरेटली अंडर अ फाइनेंस लीज। भाई एक बात आप गौर से सुन लें, आप इंशाल्लाह कल पढ़ के आएंगे सारे नोट्स। लीजेस के लिए IFRS 16 का स्टैंडर्ड है जो आपने FAR 2 में पढ़ना है इंशाल्लाह, अभी नहीं पढ़ना। उसमें फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज को अलग अलग पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसकी अकाउंटिंग भी सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी बच्चों को सिखाने के लिए यही बताया जाता है, और देखो फाइनेंस लीज ऐसे जैसे बिक गया,
और ऑपरेटिंग लीज ऐसे जैसे किराए पे दिया, तो ये ऐसे जैसे की बजाय ना FAR 1 में आपने सिर्फ यही सोचना है, अगर सवाल में वो कह दे फाइनेंस लीज तो मतलब बिक गया या बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग लीज का मतलब लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, किराए पर दे दिया या किराए पे दे सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। अव्वल तो उसको ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर भी ले तो उसका मतलब बस इतना सही है, जहां कहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिले लिख लें, अपने पास लिख लें, यूं करके लिखें फाइनेंस लीज, स्टार लगा लें ना ऐसे, इसको अंडरलाइन ना करें, बस स्टार लगा कहीं स्टार्ट में ही लिख लें, फाइनेंस लीज ऐसे लिखकर उसके नीचे लिखें, इसका मतलब है बिक गया। अब वो जुमला मुख्तलिफ हो सकता है ना, वो यूं कह सकता है वाज गिवन ऑन फाइनेंस लीज का मतलब बिक गया, या वो कहे कि कैन बी गिवन ऑन फाइनेंस लीज तो फिर मतलब बेच सकता है। तो बहरहाल फाइनेंस लीज का मतलब क्या है, बिक गया या बेच सकता है, फाइनेंस लीज को कह रहे हैं। वो FAR 2 में पता लगेगा तुम्हें कैसे कहेंगे वहां पे भी बिक गया, किताबों में से भी निकालेंगे बेटा, टेंशन ना लो, अब बारी आने दो, फिलहाल काम चला लो ना। अब मैं IFRS 16 तो नहीं पढ़ा सकता ना, वो है नहीं आपके सिलेबस में। जी, फाइनेंस लीज मतलब बिक गया / बिक सकता है, यानी कि बिक का लफ्ज लिखना है आपने, मीन्स सोल्ड या कैन बी सोल्ड, चलो ठीक है, गुजारा करो। आगे लिखो ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज इसके आगे लिखो किराए पर दिया / किराए पर दिया जा सकता है, एक ही बात है ना, ठीक है, समझ तो गए हो ना। ऑपरेटिंग लीज मतलब हुआ किराए पे देना, और फाइनेंस लीज का मतलब बेचना, ओके। बस ये कहीं पे मिले तो ऐसे ही समझिएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट लगवाइए, आगे उधर आ जाएं अगले सफ़े पे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ज़रूरी हैं इनको ज़रा। 3 दिन रखे थे और पता है आपको 3 से सवा 3 साढ़े 3 दिन तो होते ही हैं, तो थोड़ा सा टाइम कल के लेक्चर में भी है IAS 40 पे। उसके बाद इंशाल्लाह IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट शुरू करेंगे। होमवर्क नहीं करके आएंगे तो 1.5 घंटा खड़े रहकर ये पढ़ेंगे, और होमवर्क करके ना आने वाले, बिल्कुल ना आने वाले तो वैसे ही पहले लेक्चर के बाद फिर अगले 3 दिन भी छुट्टी कर सकेंगे इंशाल्लाह। नए स्टैंडर्ड हैं, उसको वैसे ही पसंद है, पूछेगा ऐसे ही, फिर बैठे होगे मुंह चुक के। ओके, आगे एक लाइन लिखी हुई है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, मैंने एक ब्रैकेट लगवाई है आपको, वो क्या थी जी, वो ब्रैकेट थी, वो कहता है चोजन मॉडल विल बी अप्लाइड टू ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी, एंड भी होना चाहिए था यहाँ पे, एंड द चोजन मॉडल कैन ओनली बी चेंज्ड इफ चेंज रिजल्ट्स इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। ये जुमला लिखा हुआ था, देखें जी, ये मैं इसलिए आपके स्कोप से बाहर बात कर रहा हूँ, इसकी अकाउंटिंग तो मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। अब ये भी FAR 2 में जाकर पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये जाहिर सी बात है, नए स्टैंडर्ड्स आए ना तो फिर कुछ थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें आ जाया करती हैं, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई के उनको सेट कर लेता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही एक आधा जुमला निकालना हो तो बहरहाल सुन लें, मुश्किल बात नहीं है। देखें, हम ये काम करते हैं पर इसको पढ़ा नहीं हुआ कि ये किसने कहा है और ये क्या है, ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू होती हैं। आप लोग इन्वेंट्री को FIFO या EVCO पे रख सकते हैं, स्टैंडर्ड IAS 2 अलाउ करता है, IAS 2 अलाउ करता है। FIFO या EVCO ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, ठीक है। अब FIFO या EVCO एक बार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपको पता है, आप इंट्रो याद करें तो पहले जो दूसरे लेक्चर में आपने इन्वेंट्री कार्ड बनाया होगा, जब इन्वेंट्री कार्ड बनाया होगा FIFO और EVCO से एक ही सवाल का, तो उसमें दोनों का स्टॉक डिफरेंट आया होगा। अब ये भी पता है आपको कि स्टॉक का और प्रॉफिट का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, स्टॉक बढ़ाओ तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, स्टॉक कम करो तो प्रॉफिट भी। अब अगर इन्फ्लेशनरी इकॉनमी है, करीब करीब वाले यूनिट्स महंगे खरीदे हैं, तो FIFO वाला स्टॉक, अगर FIFO पे हो आप तो स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, और अगर एवरेज पे हो तो थोड़ी सी कम है, और अगर डिफ्लेशनरी इकॉनमी है, यानी रिसेंट वाली चीजें परचेज की हुई सस्ती हैं, तो FIFO में स्टॉक कम होगा, EVCO में ज्यादा हो जाएगा। अब इसको अकाउंटेंट ऐसे भी यूज कर सकते थे, स्टॉक ज्यादा चाहिए
ठीक है। जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा हो, नए वाले यूनिट्स महंगे हों, फाइफो पे चलो, स्टॉक बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। और जब महंगी चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो कहो जी नहीं अब तो फिर नीचे चले जाएंगे, एफको पे चलते हैं, थोड़ा सा स्टॉक असल से थोड़ा सा तो बढ़ा ही लेंगे, तो मिलियंस की फिगर्स होती हैं, थोड़ी सी चेंज ही करनी है, ठीक है। तो स्टॉक बढ़ाओ, प्रॉफिट भी बढ़ जाए। स्टैंडर्ड ने कहा ये नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जिसके ऊपर गेन है उसको फेवर मॉडल लगा दो, जिस पे नहीं है उसको कॉस्ट पे रखो। तो उन्होंने कहा नहीं, पॉलिसी है तो फिर कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड कहता है यूज बेशक सिलेक्ट करो FIFO या एफ को, बेशक सिलेक्ट कर लो, लेकिन एक बार सिलेक्ट कर लो तो फिर ऐसे नहीं चेंज कर लेना मुंह उठाकर। या तो कोई नया स्टैंडर्ड आकर कहे कि जी आइंदा से ये नहीं यूज करना, ये नहीं करना, ये करो, फिर माननी पड़ेगी। या फिर मैनेजमेंट कर सकती है चेंज, लेकिन वो भी लिख कर बताएंगे, प्रूव करेंगे कि देखें जी ये बेसिकली हमको फ्रॉड नहीं लगा रहे, ये बेटर प्रेजेंटेशन यूजर के लिए बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए हम ये चेंज कर रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो बहरहाल ये आपके स्कोप से बाहर की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाता है। ये बात उसने लिखने की कोशिश की थी कि इन द चोजन मॉडल कैन ओनली बी चेंज्ड इफ चेंज रिजल्ट्स इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। इसके पीछे कहानी यही थी कि या तो स्टैंडर्ड बदले, ना बदले तो मैनेजमेंट बदले। अब मैनेजमेंट बदले तो वो सिर्फ इस सूरत में बदल सकती है कि जी ये बेटर प्रेजेंटेशन देगा, इसलिए हमने ये पॉलिसी को चेंज किया। और वो भी हर साल नहीं चेंज, हर साल नोट दे जाओ, ठीक है, हर साल जो डिस्क्लोजर दे जाओ जी आज बेटर प्रेजेंटेशन ये है, कल बेटर प्रेजेंटेशन, उन्होंने कहना फ्रॉड ही है, ठीक है। तो कभी जो अगर चेंज हो भी तो सिर्फ इसलिए चेंज कर सकते हैं पॉलिसी को। बहरहाल ये ब्रैकेट थी इररेलेवेंट आपके लिए, जितना को जरूरत थी मैंने बता दिया। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है। चेंज सिर्फ तब कर सकते हो अगर उस चेंज से यूजर को ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। अगर कोई उर्दू का जुमला किसी ने लिखना होगा तो उसने ये लिख लिया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 1 आपको नजर आ रही है। मैं ये चाहूंगा कि ये एग्जांपल हम कर लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम ये एग्जांपल और इसी एग्जांपल के ऊपर डिस्पोजल को देखकर हम इस एरिया को भी क्लोज कर देंगे। फिर मैं इंशाल्लाह ट्रांसफ़र का एक सवाल करा के बाकी 2 आपको होमवर्क दे सकूंगा। डिस्क्लोजर की डिस्कशन के अलावा फिर इन नोट्स में कुछ भी नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल 1 पे आ जाएं ज़रा जल्दी से, पेज 779। ये एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करें। मैनू पानी पीने वेखी जाना। एग्जाम्पल पढ़ो। ठंडा पानी चाहिए, गला खराब करना है। किसको चाहिए पानी? किसने कहा यस सर? मैंने कहा बता दो, जो है दे दो, परेशान क्यों होगी। ओके, एग्जाम्पल 1 आज का तीसरा काम। बीच में छोटे मोटे काम तो हो रहे हैं, उन पे मैं नंबरिंग तो नहीं लगा सक रहा, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल बातें करें ना। अब ऑन 1 जनवरी 18 एंटिटी P परचेज्ड आ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है। द बिल्डिंग कॉस्ट ₹10 लाख विच विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 10,000। थाउजेंड्स में लिख लें, ठीक है। हाँ तुम ना करना, तुम पूरे जिफ्रे लिखना, ठीक है बेटा। अब मैं चेक करूंगा, ओके जी। 1000 जमा 10, 1010 में हमें ये बिल्डिंग पड़ी ना, ये प्रॉपर्टी हमें 1010 में पड़ी। द डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दिस डेट वॉज 300। उस 10 लाख 10 में से 300 बिल्डिंग का होगा शायद, ठीक है। उसने कहा कि इस बिल्डिंग में से डेप्रीशिएबल, बाकी लैंड होगा शायद। डेप्रीशिएबल कंपोनेंट उसने कहा कितना है? 300। जी बेटा, तो लैंड भी होनी है, हवा में होनी है, ठीक है। अच्छा
वो वाले कार्टून तो नहीं देखते तुम? अच्छा वापस आए प्लीज। ओके मुझे नाम उनका भूल गया, वरना मैं बोल देता हूँ, मुझे याद आया बचपन के कुछ कार्टून। आप कहेंगे जो उस वक्त तो कार्टून होते ही नहीं थे, है ना? होते थे उस वक्त कार्टून टीवी में होते थे, आजकल मैं क्लास में देख, मैं आज भी कार्टून देखता हूँ, ठीक है? देखो रोज देखता हूँ 600-700 कार्टून। ओके चुप, रोज देखता हूँ, सुबह से शाम तक कार्टून ही देखता हूँ। देखो कैसे हंस रहा है कार्टून की तरह। पढ़ ले, थोड़ी सी थेरी चली थी। चलें अब न्यूमेरिकल आ गया, आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? ये हफ्ते वाली क्लास तो कतन नहीं है, टेंशन ना लें, वो बस वो एक बुरा ख्वाब था, गुजर गया। वापस आ जाएं, आज तो थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल चल रहा है साथ, हल्का फुल्का, हल्की आंच पे जी। 1010 की बिल्डिंग में से 300 डेप्रीशिएबल है, पोर्शन डेप्रीशिएबल है, ठीक है? ओके। द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 years एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड द प्रॉपर्टीज फेयर। ये जरा थोड़ा सा सही करते जाया करें, ईयर 1 एंड ऐड कर लें, जरा जुमला बेहतर हो जाएगा। समझ तो आ ही जाती है पर जुमला बेहतर कर लें। एंड तो कितने दिन बाद आए हो भाई इधर? हाँ ओके चुप, मुझे लगा शायद आपने छुट्टियां की हैं। छुट्टियां तो नहीं की? द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 years एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड द प्रॉपर्टीज, आगे अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दो, एंड द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैड राइजन टू ₹1300। ये एट द ईयर एंड की बात कर रहे हैं ना, बीच में मैंने एंड लगा दिया, ठीक है? वो एंड का मतलब दोनों बातें कॉन्टिन्यूटी में चल रही थी कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 यूजफुल लाइफ 50 साल थी, और अच्छा जी सॉरी यूजफुल लाइफ पहले थी और एट द एंड ऑफ ईयर 1 फेयर वैल्यू जो है वो 1300 पे चली गई। अच्छा अब यहां पे उसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ कह दिया प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स फॉर 31 दिसंबर 18, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा और बेटर करें, ठीक है? आगे इसकी लिखें, इसी 31 दिसंबर 18 से आगे लिखें assuming number 1 cost model is used, number 2 fair value model is used। ठीक हो गया? ये प्लाजा गिराना दें अब इंडस्ट्रियल का जी? नहीं, हवा में नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे पड़ा है। चलें जी, पहले रिक्वायरमेंट 1 कर लेते हैं, ठीक है? कॉस्ट मॉडल यूज कर लें। कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। कॉस्ट मॉडल पे मतलब वही IAS 16 वाला एसेट है, एसेट कॉस्ट पे रखेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बनाना है तो बना लेना, ठीक है? वैसे तो इंट्रो में वापस जा रहे हो आप थोड़ी देर के लिए। यकम जनवरी 18 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये वन क्या है? कॉस्ट मॉडल, ठीक है? चलो यूं लिख देता हूं, ऐड कॉस्ट। कॉस्ट मॉडल पे तो ये ऐड कॉस्ट, ठीक है? वैसे तो मेरा दिल कर रहा था एंट्री इसी की यहीं पे लिख देते, लेकिन चलो एक्यूमुलेशन को भी अलग रखेंगे। बिल्कुल इंट्रो में वापस चलते हैं एक बार बेसिक पे जी। यकम जनवरी 18 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है 10-10 की, 10-10 की एंट्री बताएं, 10-10 की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, यकम जनवरी 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 10-10, ओके जी। उसके बाद सवाल है कोई या अंगड़ाई ले रहे हो? अंगड़ाई ले रहे हो, ओके। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मैं तुम्हें शरीफ आदमी समझता था। एक्यूमुलेटेड, इसी में जगह थोड़ी सी, आप जब ये नोट कीजिएगा
तो जहाँ पे ये बात एंड हो रही हो इस ईयर एंड की, उसके नीचे 3-4 लाइनें जोड़ के अगला लेजर बनाएगा, क्योंकि मैंने इसी एग्जाम्पल को इसी को कंटिन्यू किया उन्होंने आगे, तो मैं भी इसी को कंटिन्यू करूँगा, मैं नहीं दोबारा बनाऊंगा। पर ना चले, आप तो दोबारा भी बना सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएं या डायरेक्ट एंट्री कर दें? डायरेक्ट कर देते, ठीक है। एंट्री तो बोल दो, फिर एंट्री बोल के लिख तो लेना कम से कम। डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किस दिन? 31 दिसंबर 18। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करता है, एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं ना, ठीक है, ओके। अब इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की बारी आई, तो डेप्रीसिएशन यहीं पे ब्रैकेट में ही कैलकुलेट कर देता हूं जी। 300/50 स्ट्रेट लाइन मेथड, सवाल चुप है तो स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। 350, ठीक है जी। जी कितना आ गया? और पहले दिन से आखिरी दिन तक है, कोई फ्रैक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है जी। कितना? 6 रुपीज से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुआ, मैंने लेजर नहीं ना बनाया, ठीक है, और एक्यूमुलेशन का अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। अब क्लोज कर लें, और तो कुछ है नहीं, क्लोज कर लें, यही है ना बस, और तो डाटा ही कोई नहीं है, ठीक है। उसने 31 दिसंबर 18 पर एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं, तो 31 दिसंबर 18 पर और तो कुछ हुआ नहीं है। चलो 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 10 मैंने 10 और 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन 6, ठीक है जी। ऐसे ही बस लाइन लगा देता हूँ, आप डबल लाइनें शाइनें लगाते रहना। ओके, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पहले बना लेते। इनकम स्टेटमेंट 2018 31 दिसंबर की इनकम स्टेटमेंट मांग ली उसने, ठीक है जी। बल्कि यूं कर देते हैं, इसको भी आगे यूज कर लेंगे। 2018 अगले साल बेचेंगे ना, तो 19 की जगह खाली रख, ठीक है। अच्छा चलें, आप भी इसे बता इसलिए ताकि प्लान करते रहें आप भी। इनकम स्टेटमेंट में अब क्या जाएगा? क्या ये 10 जाएगा? ओ वो 10 तो शायद इधर एक्सपेंसेस में जाना था, ठीक है ना, उसका एक्सपेंस नहीं बनाया, उसको एसिडी कॉस्ट का पार्ट बना के डेप्रीसिएशन में उसका असर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में तो सिर्फ एक्सपेंसेस के पोर्शन में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नामी पोर्शन, एक एक्सपेंस आ रहा होगा, पोर्शन आ रहा होगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी? 6 रुपए, ठीक हो गया जी। और कोई एक्सपेंसेस में चीज तो नहीं आनी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आए, बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, टैक्स भी बाद में लिख लेंगे। अब बैलेंस शीट 2018 की, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करंट एसेट्स में नजर आती है, तो नॉन एसेट्स के पोर्शन में नॉन करंट एसेट्स आए, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, जैसे वो पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता था वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन लिखने की बजाय मैं ब्रैकेट में लिख दूं, इजाजत है, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि ये भी तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें ना। FAR 2 के अंदर यहाँ पर तो बुक वैल्यू नहीं आना है, जैसे मैंने कहा नोट बनने के बाद एंड वाली फिगर एक बुक वैल्यू उठ के फेस पे आती है, ऐसे ही इसका नोट भी बिल्कुल वैसा ही बनना है। मैं आपको कहा है कि मैं आपको बता दूंगा कि इकट्ठा भी बना सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक तो मैंने आपको कहा होगा कि अलहदा बनता है, लेकिन अलहदा बनता है तो कैसी शक्ल होती है? बिल्कुल वैसी शक्ल होती है, नीचे वो मॉडल और वो सब कुछ भी वैसे ही, इसलिए तो एनालिसिस के अंदर बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन दिखाई थी आपको, ताकि आपको ये महसूस ना हो कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़े से रूल्स अलग अलग हैं। उसके नोट अगर बनाना आ जाएगा तो बिल्कुल वैसा ही बना था, हमने बनाकर देखा, ठीक है, सही है। उल्टा आसान था, रिवैल्यूएशन तो मुसीबत पड़ी होती, ट्रांसफर लिखो, रिवन सरप्लस लिखो, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। फेयर वैल्यू मॉडल तो बड़ा आसान है, फेयर वैल्यू से उठाकर ले जाओ
और सिर्फ एडजस्टमेंट को प्लस माइनस लिख दो, कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। और कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर वो तो वैसे ही बचपन वाले सवाल है, तो आसान काम था। बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, ये बैलेंस शीट में जाना है, ये बैलेंस शीट में जाना है। क्लोजिंग एक्सपेंस का भी क्लोजिंग आया होता अगर एक्सपेंस का लेजर बनाते तो, पर वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता और जो जा चुका हुआ है। ठीक है, हम बताएं जी 10 कॉस्ट है माइनस 6 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या है जी कॉस्ट। चलिए लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है एक्यूमुलेटेड जी 1004 एक्सट्रैक्ट्स बन गए, रिक्वायरमेंट खत्म। ठीक है, दूसरी क्या अजम्पशन थी, फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ है। फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो तो क्यूमुलेटिव एडिशन का अकाउंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन की तो पाबंदी है। फेयर वैल्यू मॉडल में पहली बात ही क्या लिखी थी, नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज। ठीक है, जाग जाओ ओके, जागते रहना, साढ़े दिन रहना। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अब ये किस पर, एट फेयर वैल्यू। ठीक है जी, यकम जनवरी 18 पर एडिशन की एंट्री बदलेगी नहीं, एडिशन की एंट्री बोलें फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश 10। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लें, डेप्रिसिएशन नहीं होनी चले तो फिर क्या होता है, साल के एंड पे इसे उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं। अब सवाल ने क्या कहा, एट द एंड ऑफ ईयर 1 प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू हैड राइजन टू 1300, हैड राइजन टू 1300। तो या तो 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन 1300 लिख के बैलेंसिंग निकाल लो, आपकी मर्जी, या आपको नजर आ रहा है 290 से उठ के ये प्रॉपर्टी 1300 पे, ये 290 से बड़ी है ये प्रॉपर्टी, 10 से उठ के 1300 पे गई है, तो पहले आप फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट कर लें, आपकी मर्जी की बात है। क्या करना पसंद करेंगे, बैलेंसिंग निकालेंगे, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने यूं पढ़ा था उठाकर ले जाओ इसे 1300 पे, तो क्लोजिंग 1300 बन गया। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 290 क्या है फेयर वैल्यू गेन, ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हाँ अदर इनकम में 31 दिसंबर को। ठीक हो गया जी, अब इनकम स्टेटमेंट बना लेते। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स 2018 जी, एक्सपेंसेस आएंगे, इनकम आएगी, अदर इनकम। इधर तो कोई एक्सपेंस है ही नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है। हाँ अगर फेयर वैल्यू लॉस आ जाता, ये 10 से 900 पे आ जाती, 110 से कम हो जाती वैल्यू, जो 110 से कम होती तो एक्सपेंसेस में हम लिख लेते फेयर वैल्यू लॉस, किसी टेस्ट में हो जाएगा इस तरह से। अभी तक तो गेन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है जी, अदर इनकम में क्या आ गया जी, फेयर वैल्यू गेन। फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया जी, 290। ठीक हो गया जी। अगली बात बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 2018 की नॉन करंट एसेट्स में बिल्कुल उसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शो करेगी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही अकाउंट नजर आ रहा है, कोई एक्यूमुलेटेड एडिशन का तो वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लोजिंग 1300 यहां पर नजर आ जाएगा। ठीक है जी, नोट कर लें, करना है तो। वैसे आगे सॉल्यूशन तो है, देख लें, अगर उससे काम चल जाए तो चल तो जाना चाहिए।
यहीं पे साथ ही एग्जाम्पल के बाद सॉल्यूशन गिवन है ना। अगर उससे काम नहीं चले, ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से, तो टाइम ज़रा कम है मेरे पास, बस इसको बाद में जी। एक मिनट खुलो जा भाई, सेल में तो नहीं शो कर रहे। अगर राइज वाले बचपन में शिकायत, मैं इंट्रो के बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ जब अदर इनकम समझाता हूँ। अगर राइज वालों के पास पैसे पड़े हों और वो पीछे तारिक ब्लॉक में 2 मकान लेकर खरीद कर उन्हें किराए पे चढ़ा दें, हॉस्टल बना दें अपने बच्चों का, तो ये जो रेंटल इनकम है ये क्या तुम्हारी और मेरी जेब में जाएगी? है तो राइज की ही इनकम, लेकिन मेन इनकम नहीं है, इसलिए रेवेन्यू में शो नहीं करना, अदर इनकम में शो करते हैं। वैसे भी बिल्कुल बढ़ रहा है तो उसमें भी जाएगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसने इन्वेस्टमेंट कर रखी? तुम किसी के शेयर्स खरीदोगे, डिविडेंड देंगे तो तुम कहोगे नहीं हमने ये नहीं लेना जी। वो फेयर वैल्यू गेन समझो कैश ही है, वो मांगने आ जाएंगे तो बेच के दे देंगे, ये अजम्पशन होती है नियत की बेस पे। मैंने कहा था इंटेंशन की बेस के ऊपर अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग कर रहे होते। बीपीई की तो इंटेंशन ये नहीं होती कि हम आएंगे तो हम कहेंगे ठीक है जी प्लांट बेच देने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने नियत यही रखी हुई। ठीक है, रियलाइज ही समझो, इसलिए रख लेते हैं कि ये तकरीबन रियलाइज्ड ही है, रखा हुआ इसको बेच देंगे बस। हमने कौन सा कहना उनको नहीं यार हमने प्लांट बेच दिया तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे? वो कहेंगे नहीं बेचो हमें डिविडेंड दो, तो हम कहेंगे ठीक है ले जाओ डिविडेंड, बेच देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और मालक ही है ना वो, अनरियलाइज्ड ही है। ये कल बात की थी वैसे मैं परसों। ओके, यहां तक को मसला नहीं है मसला। अब आगे बढ़ें, पेज 781 पे आपको रीजंस फॉर ट्रीटिंग नजर आ रहा है? नजर आ रहा है जी? ये भी पढ़ना है, उस रीडिंग में शामिल है। ट्रांसफर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, एक नज़र यहाँ पे देख लेना, यहाँ से कुछ खास समझ नहीं आएगी, इससे बहुत डिटेल में मैंने आपसे बात कर ली थी और आपको टेबल बनवा दिया था। ठीक है, अब मैंने बात करनी है गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके आगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं अभी बात नहीं कर रहा। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, आगे ऐड कर लेना, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेडिंग में। ठीक है, सुने, फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला जब वो बिकता था तो उसका गेन या लॉस कहां जाता था? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका भी वहीं जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल पे है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स होते थे डिस्पोजल के, कुछ याद है? स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट। Step 2 we will debit the accumulation account with its accumulated depreciation. Step 3 we will record cash. Step 4 balancing figure will be gain or loss. अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस मॉडल पे है, कॉस्ट मॉडल पे, तो एंट्री भी सेम। बताया था आपको कि बिल्कुल सेम है, लेकिन करना बहरहाल जरूरी समझ रहा हूं ताकि आप जरा कंफर्टेबल फील करें। हाँ बाकी सेम है। ठीक है, एक ये बात हो गई। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो क्या फर्क पड़ेगा? बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आ रही होगी और एसेट अकाउंट में कॉस्ट पे जाए फेयर वैल्यू पड़ी होगी, बस उसको क्रेडिट करोगे, कैश को डेबिट करोगे, फिर भी गेन लॉस आएगा, वो फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। ठीक है, चलो अब ये पढ़ते हैं एग्जांपल। वो कहता है, उसने इसी को कंटिन्यू किया था असल में, इसीलिए मैंने जरा थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से नोट कर लिया था। कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वॉज सोल्ड अर्ली इन ईयर 2 फॉर 1550। अब वो आप कहोगे पहला दिन अज्यूम करने लगो तो आप कहोगे वो तो 1300 ही होना चाहिए। अब वो अर्ली कह रहा है तो उसने बाकी बताया नहीं कि कब है, तो छोड़ दो इस बात को। डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ज़रा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं, अगर वो कोई डेट बता देता तो फिर मैं वहाँ तक मज़ीद डेप्रिशिएट भी कर लेता। बहरहाल वो सवाल जब पर्चे में देगा तो डेट बता देगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ गेन लॉस को समझाने के लिए थी। बहरहाल सुनो, अब डिस्पोजल हो गया। ठीक है, कह रहा है 1550 का हमने इसको बेच दिया। आगे क्या लिख रहा है? सेलिंग कॉस्ट्स वर 50। ये सेलिंग कॉस्ट्स क्या है? डिस्पोजल कॉस्ट। ये क्या है? डिस्पोजल कॉस्ट। आपसे बात हुई है किसी ना किसी वक्त में इसके ऊपर। ठीक है, मैंने कहा था कि कैश में से इसको नेट कर लेना। उसके लिए पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप ये इसी बरकत मार्केट बेचें तो 40,000 का बिकता है, किसी ने कहा ठोकर बेचो 50 का बिकेगा, आपको ठोकर ले जाने पर 2000 पिकअप वाले ने ले लिए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 50 मिले हैं, आप ये कहेंगे कि मुझे 48 मिले।
अब मिसाल के तौर पे बुक वैल्यू एसिड की 30 रुपए थी उस एसी की, और आप कहते हैं जी कैश यहां से 40 मिलना है, तो आपको 10 का गेन होना था। आपने कहा नहीं जी, इसको ना हम ठोकर जाके बेचते हैं तो गेन 20 का हो जाएगा, तो ये गेन रिकॉर्ड करो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और साथ ही कहो ओहो हमें एक एक्सपेंस भी पड़ गया है 2 रुपये का, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये 2 कैश अलग एंट्री करने की बजाय अब कर क्या रहे हो, 20 का गेन रिकॉर्ड कर रहे हो, 2 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, 20 की इनकम 2 का एक्सपेंस। तो क्या करो, इस कैश को ही 50 - 2 कर लो, ये जब 48 होगा तो ये खुद ब खुद 18 हो जाएगा, इस एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उस वक्त भी बात कही थी, फिर बात कर रहा हूँ, लिख लो डिस्पोजल कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को अंडरलाइन करके पहले तो लिखो ना इसके ऊपर, ये क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट, जिसको आपने डिस्पोजल कॉस्ट का नाम दिया था। और ये भी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, पर टाइम बचाता हूँ आप लोगों का और आसानी रहती है इसमें, ठीक है जी। तो डिस्पोजल कॉस्ट है ये। अब वो उसूल जो आपको बताया था वो दोबारा लिख लो, लिखो। अगर डिस्पोजल की एडजस्टमेंट में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए, जो भी पसंद हो, डिस्पोजल की एडजस्टमेंट लिखना है तो वो लिख लो। अगर डिस्पोजल की एडजस्टमेंट में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से नेट करके जर्नल एंट्री में यूज कर लिया करते हैं। अगर डिस्पोजल की एडजस्टमेंट में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से नेट करके जर्नल एंट्री में यूज कर लिया करते हैं, ठीक है जी। तो ये दोबारा से वो बात आपके सामने रिवाइज भी होगी थोड़ी सी, ओके। अच्छा जी, अब ये तो बात समझ आ गई कि हमने कैश को 15 50 - 50 यानी 1500 लेना होगा, ठीक है। और कैश तो फेयर वैल्यू पे रखो चाहे कॉस्ट पे रखो, कैश तो मिलना है ना, कि नहीं, कैश तो मिलेगा ना। चलो, अब द अमाउंट दैट वुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्पोजल अंडर द कॉस्ट मॉडल, वो उसने अलग अलग आगे एग्जाम्पल दी हुई है ना आईकेप की बुक में, जिस तरह से ये था, ठीक है। वो उसने आगे एग्जाम्पल, उसने आगे डायरेक्ट आंसर दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ जी, हम इसको यूं कह रहे हैं कि डिस्पोजल हुआ है तो उसके बाद उसके एक्सट्रैक्ट सब अब 2019 में आ गए, 2019 में आ गए, ठीक है। अब इसको हम जो है वो डिस्पोज करते हैं। इधर देखें, सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 जनवरी 19 पे ब्रॉड डाउन 10 1 जनवरी 19 पे ब्रॉड डाउन 6। दिल तो कर रहा है डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं, कभी दिल कर रहा है कि जर्नल एंट्री कर दूं, क्या कर लें, दोनों नहीं कर सकते। एक बात, हाथ खड़ा करें जर्नल एंट्री करें, हाथ खड़ा करें डिस्पोजल अकाउंट कम है, जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल अकाउंट भी बन सकता था, बहरहाल जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। जी स्टेप 1 बोलें, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो एसेट का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट कितनी पड़ी है 10, ठीक है। लो जी क्रेडिट कर दिया, लो जी क्रेडिट कर दिया, लो जी डिस्पोजल, ठीक है जी, लो जी डिस्पोजल। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, एक ही है, टोटल कितनी है 6 को कर दो यहां से डेबिट, ठीक है, करो डेबिट। लो जी डिस्पोजल, लो जी जरूर बोलना है सर, लो जी डिस्पोजल, ठीक है। वाह हो गया ना एक बार, तुमने 2 बार क्यों बोला, ओके। 2 स्टेप्स हो गए। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश डेबिट होना है। अभी तो देखो कैश 10-50 करें और एक्सपेंस अलग 50 रिकॉर्ड करें, इसकी बजाय 10-50 में से 50 माइनस करके 1500 पे रख दो। अच्छा 15-50 है ये, लो खैर है 15
50 लॉस आने लगा था, अच्छा भला, -50 कितना हो गया जी? 1500 जी। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस, कितना? नहीं, आप यहां नहीं, वो सिर्फ एसेट अकाउंट में ज्यादा थी। अब आपको दोबारा ये मौका मिलेगा यहां पे जाके, ठीक है? अभी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बोलने वालों को गुनाह मिलेगा, उस्ताद कह रहा है अभी नहीं बोलना जी। 490 दिस इज गेन और लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, अब इधर देखें 2019 यहीं पे ही फिट कर लेते हैं बस, इसीलिए मैंने कहा टाइम बच जाएगा मेरा, ठीक है? आपको भी कह देता कि जगह छोड़ देना इसके लिए, ताकि प्लान ऐसे ही करो। अब इधर देखो, कोई एक्सपेंस है? कोई एक्सपेंस है? नहीं। हाँ, अदर इनकम में इस साल के अंदर देखो, डेप्रिसिएशन तो तब होती जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास होती, नहीं रही, डेप्रिसिएशन भी नहीं है इस साल में, डेप्रिसिएशन नहीं है। हाँ, इस साल में बिकी है। अगर लॉस होता तो यहीं पे लिख देता लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन आ गया तो गेन ऑन डिस्पोजल, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है? कितना जी? 496। पिछले साल तो कुछ भी नहीं था इसके सामने, डैश डाल सकते। 496 नजर आ रहा है एंड वालों? तारीख नजर आ रहा है तुम्हें? अगली बात, 2019 में अगर आप गौर करें तो यहां पर कैरी डाउन क्या है? नील, बचा ही कुछ नहीं। और यहां पर कैरी डाउन नील, तो फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं रही हमारे पास, ठीक है जी? डन। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे पड़ी थी हमारे पास प्रॉपर्टी, तो उसके डिस्पोजल ही हो गया। दूसरा भी देख लें, एक ही बार नोट कर लीजिएगा। अब आपने अगर जर्नल एंट्री कही है तो अब यहां भी जर्नल एंट्री, ताकि वो सामने कंपैरिजन में दोनों चीजें नजर आ जाए। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, स्टेप वन वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट, पड़ी नहीं है कॉस्ट तो विद फेयर वैल्यू कर दो, ठीक है? तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, लिखेंगे तो सही ना, एक्यूमुलेशन भी लिख के काटेंगे ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1300, ठीक है? स्टेप 1। स्टेप 2 वी विल डेबिट एक्यूमुलेटेड, है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे बुक वैल्यू वाले अकाउंट की डिस्पोजल की एंट्री होती थी, ठीक है? बस यहां बुक वैल्यू आती थी, यहां मार्केट वैल्यू आ गई बस। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश 1550 माइनस 50 कितना जी? 1500। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। ओहो, 1 जनवरी 19 पे इसको लोजी भी तो करना था, हो गया भाई? देखो, एक बार देख, 2 बार बोलने वाले अच्छी बात नहीं कर रहे, देखो फायदा कोई नहीं, मजा तो खराब हो जाता है, सारे लोजी का मजा ही खराब कर देते हो। एक बार से ज्यादा नहीं है, कुछ है, एक ये है, ये सामने शक्ल से बहुत शरीफ आदमी लगता है, पर सिर्फ शक्ल से लगता है जी। लो जी डिस्पोजल, अब बस मैंने पहले बोल दिया, बस ठीक है। अब ये अलग अलग होके बोलने लग गए ताकि काफी देर तक ये लोजी होती रहे, ठीक है? ओके, चलें जी, बस ठीक है। अब कोई भी नहीं बोलेगा लोजी, ओके, सिवाय मेरे। सीडी नील है, ओके। 2019 नहीं, सीडी पे लोजी नहीं बोलना होता, ठीक है जी। फेयर वैल्यू गेन है? फेयर वैल्यू गेन नहीं है, फेयर वैल्यू गेन नहीं है, नहीं है बेटा। आपका गेन आ ही ना जाए कहीं फेयर वैल्यू पेपर में, ओके? गेन ऑन डिस्पोजल कितना गेन है? 200। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नील। नोट करना है तो 1 मिनट के अंदर अंदर नोट कर। भाई ये नोट इधर करना है इन्होंने, ये वाली बोर्ड की सारी साइड बच्चों के सामने होनी चाहिए।
नेवर। बेटा एक्सट्रैक्ट्स में कभी भी हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में कभी भी कैश को नहीं प्रेजेंट करते, सिर्फ रेलेवेंट फिगर्स को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कैश के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं साल के अंदर, तो वहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाना है, तो वो कैश का क्लोजिंग थोड़ा ही है जो आपने एंट्री की है। तो कैश को कभी भी एक्सट्रैक्ट्स को प्रेजेंट करते हुए आपने नहीं प्रेजेंट करना, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। ओके जी, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करें। होमवर्क को एनसर्कल कर लें। क्लास वर्क के अंदर डिस्कस्ड होमवर्क नहीं हो सका, एनसर्कल कर लें। क्वेश्चन 1 और 2 के साथ होमवर्क लिख लें। ये जो क्लास का क्वेश्चन 1 और 2 नजर आ रहा है, इसको होमवर्क लिख लें। असल में ना ये नीचे जो होमवर्क की जगह है ना, इस होमवर्क की जगह पे आपने ये लिखना है, ये बाद में लिखिएगा, पहले सवाल कर लें। रीडिंग ऑफ नोट्स विदाउट डिस्क्लोजर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 एंड 4 और क्लास असाइनमेंट 1 एंड 2। बहुत ही आसान है, आप 3 को करके देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, वही सारी बातें जो हमने डिस्कस कर रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं आपके लिए। आपने मुझे बताना है, ये तीनों ही ट्रांसफर की एग्जांपल्स हैं, आपने मुझे बताना है कौन सा केस बन रहा है, ट्रांसफर कहां से कहां हो रही है। ठीक है, ये पिछली क्लास में ना मैंने लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर ये कौन सी ट्रांसफर है, फिर मैंने टीए को कहा अभी इस क्लास के अंदर ये ब्रैकेट उड़ा के दो ताकि सवाल बच्चा पढ़ के खुद ही डिसाइड करे, ये तो नहीं ना कि सवाल ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाए उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सुपर लिमिटेड ओन्ड एंड लीज्ड आउट अ बिल्डिंग इन लाहौर। अब यहां पे सिर्फ लीज कह दिया उसने, तो आगे कॉन्टेक्स्ट ही जुमले का बताएगा कि ये किराए की बात कर रहा था। ठीक है ना, अगर उसने खुद नहीं कोई ऑपरेटिंग फाइनेंस कहा तो लीज का मतलब तो वैसे ही किराए पर ही है। ठीक है, सुपर लिमिटेड ओन्ड एंड, लीज को अंडरलाइन करके लिख लें, रेंटेड लिख लें, आगे पता लग जाएगा। ओन्ड एंड लीज्ड आउट अ बिल्डिंग इन लाहौर, ओन कर रहे हैं लेकिन किराए पे चढ़ाई हुई है बिल्डिंग। विच वॉज करेक्टली क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2004। बिल्कुल करेक्टली क्लासिफाइड है वो, कोई गलती नहीं है। 31 दिसंबर 4 पे वो ऑलरेडी है, पहले से आ रही होगी, 31 दिसंबर 4 पे वो है। ओके, ड्यू टू एन जलजिला, जैसे परसों आया था, ड्यू टू एन जलजिला द हेड ऑफिस ऑफ सुपर लिमिटेड वॉज डिस्ट्रॉयड विद द रिजल्ट दैट, प्लीज विद द, ये तुम जो है ना, तुम कल से यहाँ नहीं बैठोगे, ठीक है, वैसे बता रहा हूं। ड्यू टू एन अर्थक्वेक, आखिरी लाइन में बिल्कुल मेरे सामने जो ये देखो, वो सामने, ठीक है, उसके अलावा मत बैठना। सुन लो, टाइम कम है, मेरी ब्रेक होती है तो सारी चली जाती है, सुन लो। ड्यू टू एन अर्थक्वेक द हेड ऑफिस ऑफ सुपर लिमिटेड वॉज डिस्ट्रॉयड with the result that Super Limited had to relocate its head office into building previously rented out। जी, पहले बिल्डिंग क्या थी, रेंटेड आउट, लेकिन उनका हेड ऑफिस डिस्ट्रॉय हो गया तो उनको अब मजबूरन इस रेंट वाली बिल्डिंग में अपने ऑफिस को शिफ्ट करना पड़ रहा है, अपने हेड ऑफिस को शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई। तो क्वेश्चन 3 के साथ ब्रैकेट में अब लिख लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूं लिखोगे ना आप, IAS 40 से IAS 16, ठीक हो गया। द टेनेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग वर फोर्स्ड टू मूव आउट एज ऑफ 30 जून 2005। 30 जून 2005 पे किराएदारों को कहा कि जी आप अब छोड़ दें, हमें खुद बिल्डिंग चाहिए, और 30 जून तक सबको निकाल बाहर किया। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 4 वॉज 2 लाख। 200 पर बिल्डिंग थी 31 दिसंबर 4 पे, पिछले साल की बात कर रहा है, पहले से आ रही थी ना, 200 की थी, ठीक है।
फेयर वैल्यू ही थी, पता लगा फेयर वैल्यू मॉडल पे थे शायद, ठीक है। तो 200 पर फेयर वैल्यू थी पिछले साल के एंड पे। अब 30 जून 5 में, ये 31 दिसंबर 4 की बात कर रहा है ना, 30 जून 5 पे अब ये ट्रांसफर 6 महीने बाद ट्रांसफर होने जा रही है, ठीक है। वैसे जरा इधर रुक के बताओ मुझे, ये छोटा भाई गया था याद है सबसे पहले बड़े भाई के पास, भाई ये हदिया ले लें, तो उसने क्या कहा था, देखो भाई मैंने कॉस्ट पे इसको इनिशियली मेजर करना है और वो फेयर वैल्यू होगी आज की, तुम्हारे पास फेयर वैल्यू मॉडल है, तो इसको पहले किस पे ले जाओ, फिर मुझे दे देना, तो मेरे लिए फिर वो कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली होने लगा है। वो क्या कहता है, ऑन 30 जून द बिल्डिंग्स फेयर वैल्यू वॉज 260 एंड हैड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। अब रिक्वायरमेंट पढ़ो, कहता है प्रोवाइड जनरल एंट्रीज इन सुपर लिमिटेड रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो 31 दिसंबर जनरल एंट्रीज हमने करनी है किस साल की जी, 31 दिसंबर X5। अब आपको अब पहले से एसेट आ रहा है, खरीदने की एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, वो फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट भी हुई थी, वो खुद कह रहा है 31 दिसंबर 4 पे वो 200 का था, तो फेयर वैल्यू पे गया होगा तो उस साल तक का फेयर वैल्यू गेन भी जा चुका होगा। अब सबसे पहला काम 30 जून को होने लगा है, तो हम 30 जून X5 को पहले ट्रांसफर कर देंगे, पहले ट्रांसफर कर देंगे। याद करो अंग्रेजी लिखी हुई थी, फर्स्टली वी विल टेक, वही अल्फाज होने चाहिए ना, फर्स्टली वी विल टेक द प्रॉपर्टी एट इट्स लेटेस्ट फेयर वैल्यू, टेक द प्रॉपर्टी। और चलो एंट्री बोलो, 200 से 260 पे खड़े हो जाओ, अभी बोला मैंने ये करना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक ये हो गया, ठीक है। तुमने इसके साथ मेरे सामने बैठना है उधर कल से, वरना नहीं बैठना। बात समझ आ गई है, वरना क्लास समझ आ गई है, ओके जी। एंट्री 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 200 से 260 पे, कम हो गया बढ़ गया, एसेट बढ़ने का डेबिट का इंपैक्ट होता है क्रेडिट का, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, चलो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से, 60 से। ये क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अभी IAS 40 में ही है, इसका गेन लॉस, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो फेयर वैल्यू गेन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो 60, ठीक है जी। अब आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, आप इसकी नरेशन परिचय में, क्योंकि नरेशन भी मांग लेता है, नरेशन लिखेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट ट्रांसफर डेट। आप दिल तो क्या कर रहा है, दिल तो ये कह रहा है कि पूरी लाइन लिखो, एट ट्रांसफर डेट वी हैव टेकन दिस प्रॉपर्टी एट इट्स लेटेस्ट फेयर वैल्यू एंड रिजल्टेंट गेन हैज बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अदर इनकम। और सारी बात इतनी सी बात ही है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट ट्रांसफर डेट, ठीक है। पर्चे में इतना ही लिखना है, समझा हुआ है वैसे, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब क्या कर दो, ट्रांसफर हो जाएगा इसी दिन, ट्रांसफर की एंट्री बोलो 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 बोलो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालो, IAS 16 PPE बना लो, यहां पे हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेस्ट इन, वो वाली एक जैसी बात हो जाए ना जरा, वो सामने वाला वही वाली है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से जी, 260 पे पहुंच चुकी थी, ट्रांसफर कर दो। इसकी नरेशन लिखोगे, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE, या यूं, ये इससे भी शॉर्ट हो सकता है, ट्रांसफर्ड टू, अब कहां से वो नजर आ रहा है एंट्री, वक्त बचाना है, ठीक है, ओके। अब एक और मुसीबत पड़ जाएगी, हाँ जी। अब अगर PPE में आ गया है तो वो कहेगा मेरे पास 2 मॉडल हैं, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का डाटा नहीं है तो कॉस्ट तो है, डेप्रिशिएट तो होना ही होना है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ, एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दोनों ही हो सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लो या PPE कर लो, जो भी लिखोगे सही है जी। अब ये देखना पड़ेगा 260 क्यों, ये तो कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ होती थी,
कहा था जब फेयर वैल्यू पर लाकर इसे ट्रांसफर करोगे तो फिर पीपी कहेगा आज से यही मेरी कॉस्ट है, फिर उसको डेप्रीशिएट करेगा। तो 260 डिवाइड बाय 10 26 6 महीने 31 दिसंबर तक कितने 6/12 13। अच्छा ये तो 13 है ना, 6/12, ये 6/12 वीडियो वालों को नजर आएगा, एक तो ये बड़ी मुसीबत है 6/12। ठीक है, ऐसे ही पहले क्वेश्चन में कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रही है, दूसरे में भी, चलो जबानी बोलता हूं लिखना मत ईमानदारी से, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और दूसरी एग्जांपल में CWIP से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो CWIP में जब मत लिखो भाई, मान आदमी मत लिखो। कल ये होमवर्क करके आना, सोल्यूशन दे दूंगा इनका इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। क्या पढ़ लेना।